अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हमारे नावल की जानिब तेरी आरज़ू। शहजाद, तुम और जलील चले जाना गानी की शादी में। ऑफिस की मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब वो लोग रिलैक्स कर रहे थे तब जावेद साहब ने शहजाद को मुखातिब करके कहा। कुछ पल के लिए एक तकलीफ़ भरा साया शहजाद के चेहरे पर आया, मगर वो झट नॉर्मल हुआ और इसने कहा, पापा मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं जा सकता। शादी 2 दिन बाद है और मुझे एक ज़रूरी काम से लाहौर जाना है, तो आप देख लें। दुल्हन बन के गानिया पे कमाल रूप आया था। लाइट पिंक और मैरून कलर की कंट्रास्ट का शरारा पहने, हैवी ज्वेलरी पहने गानिया के चेहरे की खुशी ही अलग थी। आज वो हमेशा हमेशा की समीर की होने वाली थी। इसे यकीन था कि एक दिन वो अपनी मोहब्बत से समीर का दिल अपनी मोहब्बत से भर देगी। रूहान आज काफ़ी उदास था। इसकी बहन, सबसे अच्छी दोस्त, आज हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगी। जिब्रान, असगर, रोहान सभी एक पांव पर खड़े सारे इंतज़ाम देख रहे थे। एक होटल में बारात का इंतज़ाम रखा गया। किसी चीज़ की भी कमी वजाहत साहब ने नहीं रखी थी। अपनी बेटी की शादी में बारात का पुरतपाक इस्तेमाल किया गया। बारात के आने के कुछ देर बाद ही निकाह की रस्म अदा की गई। गानिया बिनते वजाहत, क्या आपको समीर जमाल से 2 लाख महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? गानिया के धीरे से कहा, कबूल है। गानिया के कबूल है कहते ही कुछ फासले पर खड़े शख्स जिसने अपने आप को ब्लैक शॉल से कवर किया हुआ था, वो कुछ इस अंदाज में खड़ा था कि वो तो गानिया को देख सकता था, मगर और किसी की नज़र इस पे नहीं पड़ी। आंसू से तर आंखें के साथ शहजाद ने गानिया को दुल्हन बने आहिस्ते से मुस्कुराते चेहरे पर एक नज़र डाली। शहजाद ने गानिया को दुल्हन बने हंसते मुस्कुराते चेहरे पर एक नज़र डाली। वहाँ इसका सांस रुकने लगा। इसने फ़ौरन बाहर की राह ली और होटल से बाहर आके लंबी लंबी सांस लेने लगा। शहजाद ने अपना आंसू से तर चेहरा ऊपर आसमान की तरफ किया। किसी हारे हुए जुआरी की तरह अपनी गाड़ी स्टार्ट की। जब बराबर में बैठे जलील ने कहा, चले? गाड़ी तो तू चला ले जलील, मुझसे नहीं चलेगी। जलील ने हाँ में गर्दन हिला के फ्रंट सीट संभाल ली। शहजाद ने आंखें बंद करके अपना सर सीट से टिका दिया। फिर एक बार शहजाद की आंखें बहने लगी, मगर जलील ने आज इसे रोने से नहीं रोका। शहजाद भाई, गानिया आपी जमाल अंकल के बेटे समीर से मोहब्बत करती हैं। इन लोगों की मंगनी भी हो चुकी है। अब शायद इसी साल शादी भी हो जाए। आप काश मुझे बता देते इन्हें प्रपोज करने से पहले, तो मैं आपको रोक लेता। अचानक रोहान के कुछ हफ्तों पहले के हैं अल्फाज शहजाद को याद आए। दिल में आग ये कैसी तो लगा गया, मेरी इश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों ख्वाहिश करे तू दिल लगी की, सुन साइयाँ तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। तुम्हारा दिमाग जगह पे है? ये क्या बचकाना बातें कर रही हो? हाशिर एकदम बरहम हुआ। इसमें गलत क्या है हाशिर? मैं भी जॉब करती, मेरी बहन और मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। अगर मैं भी इस घर के खर्चे में थोड़ी हिस्सेदारी कर लूँ तो इसमें बुराई क्या है? वानिया की बात पर हाशिर ने एक बार फिर इसे गुस्से से घूर के देखा। ऐसे मत देखो, तुम्हारे ऐसे देखने से मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली। अनाया ने शरारत से निचला होंठ अपने दांतों में दबाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, किसी खुशी फहमी में नहीं रहना। हाशिर ने भी दो बदू जवाब दिया। पुप्पो आप ही समझाइए इसे प्लीज़। आखिर में आनिया ने अपनी पुप्पू का सहारा लिया। पुप्पो, अगर आप मुझे और कंवल को अपनी बेटी समझती हैं तो मेरा साथ देंगी, वरना मैं और कंवल चले जाएंगी यहाँ से। अनाया की आखिरी वार्निंग पे आखिरकार हाशिर को इसकी बात माननी पड़ी। अरे वाह हिबा, तुम्हारी मेहंदी का रंग तो काफ़ी गहरा आया है, यमुना ने इसके हाथों को थाम के कहा। मगर हिबा मुकम्मल खामोश थी। यमुना और हानिया दोनों ने लंबी सांस ली थी। हेबा, फैसल भाई की फीलिंग्स को समझो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हारी आने की भी तो यही ख्वाहिश है, वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लें। हेबा, मामू मुमानी जान बहुत खुश हैं और तुम भी बहुत खुश रहोगी, देखना। हानिया के कहने पर हेबा ने अपनी चुप नहीं तोड़ी। चंद दिन पहले नवीद साहब और निम्रा बेगम ने जब इससे जवाब मांगा तो इसे सामने फैसल की धमकी
गूंजने लगी, मगर इसने धमकी को भी फरामोश कर दिया। वो चाहती थी फैसल से जो इसका दोस्ती का रिश्ता हो वो दोस्ती का ही रहे, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। मगर फैसल की ख्वाहिश अब हेबा के साथ की थी। हेबा ने अपने माँ बाप के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी का फैसला छोड़ दिया था। निम्रा और वजाहत साहब अपनी बेटी की इस फरमाबरदारी से बहुत खुश थे। इन्होंने न सिर्फ फैसल के रिश्ते की हामी भरी, बल्कि चंद दिनों के बाद फैसल के कहने पर निकाह की डेट भी फिक्स कर ली, और शादी हेबा की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद। आज हेबा और फैसल का निकाह था। लाइट बेबी पिंक कलर का गरारा में मगलिया ज्वेलरी पहने, लाइट से मेकअप पे हेबा पे कमाल का रूप आया था। तो इधर फैसल भी वाइट कॉटन के सूट में हेबा की टक्कर पे था। निकाह होते ही हेबा खलील और जलील के गले लग के रोने लगी। सबकी आंखें ये देख के नम हो गई थी। फोटो सेशन का दौर चला तो सभी बारी बारी दुल्हा दुल्हन के साथ पिक बनवाएं। कई बार फैसल ने हेबा के हसीन सरापे को अपनी नज़र में कैद किया था, मगर हेबा ने एक निगाह भी फैसल पे नहीं डाली थी। शहजाद ने सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। मुमकिन था कि इसका गानिया को भुलाना, मगर अब वो इसके दिल के किसी हिस्से में दफन हो चुकी थी। वो अपने घर वालों के साथ हंसता था, बोलता था, मगर अब इसने खाना बहुत कम कर दिया था। ये बात नोट सबने की, मगर किसी ने भी शहजाद से सवाल नहीं किया। एक आदर्श शौहर भी है आपका इस महफिल में मौजूद है जानम, इस पे भी ज़रा नज़र करम कर फरमा दें। जलील ने हानिया के बिल्कुल पीछे खड़े होके हल्की सी सरगोशी की। अच्छा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा मेरा मिजाजी खुदा। हानिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें पे हाथ रख के ढूंढने की एक्टिंग करते हुए कहा। हानिया की इस हरकत पे जलील ने अचानक इसकी शह रख पे अपने लब रख के हटा। हानिया को जैसे करंट सा लग गया। इसने फ़ौरन आस पास निगाहें डोराई। वो तो शुक्र है कि किसी ने देखा नहीं। जलील बेशर्मी की भी हद होती है वैसे। हानिया ने दांत पीसते हुए कहा। अभी कहाँ देखी है अपने बेशर्मी, मेरी बस ज़रा रुखसती होके आ जाओ मेरे पास, फिर देखना मैं कितना बेशरम हूँ। जलील ने मुस्कुराते हुए 2 उंगलियां से इसके गालों को छुआ और वही उंगलियां अपने लबों से लगाते हुए कहा। हानिया जलील के बाकियों पे मुंह खोले इसे देखने लगी। निकाह के बाद सबने वापसी की राह ली। फैसल ने नवीद से इजाज़त लेके हेबा के कमरे की राह ली। इसे गुमान था कि वहम था कि हर बार की तरह इस बार भी वो इसे बहला लेगा, मना लेगा। हल्का सा दरवाज़ा खोल के फैसल ने अंदर झांका तो वो इसे सामने ही खड़ी नज़र आई, दुपट्टे से बेनियाज। फैसल ने धीरे से कमरे में आके कमरा जैसे ही लॉक्ड किया, वैसे ही हेबा चौंक के पलटी। फैसल को अपने रूबरू देख के वो एकदम घबरा गई, जबकि दूसरी तरफ फैसल का हेबा को देखने का अंदाज ही निराला। इसकी बुरी आंखें में एक अजीब सी चमक थी। हेबा ने जब फैसल को इस तरह धीरे धीरे अपने करीब आता देखा तो फ़ौरन अपना दुपट्टा उठाया और कमरे से जाने लगी। फैसल ने फ़ौरन इसका हाथ थाम के ना सिर्फ इसे रोका बल्कि झटके से अपने करीब किया। खामोशी। कमरे में एकदम चूड़ियों का शोर बज उठा, जो फैसल के जज्बात को और हवा देने के लिए काफ़ी था। क्या बदतमीज़ी है ये, छोड़े मुझे, हेबा ने इसकी बाहों में मचलते हुए कहा। बदतमीज़ी नहीं है, ये तो प्यार है मेरा। मेरी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करने के लिए अभी तुम काफ़ी छोटी हो मिसेस फैसल। फैसल ने इतना कहकर हेबा के माथे पर अपने लब रखे। फैसल के ऐसा करने से हेबा की सांस ऊपर की ऊपर रह गई थी। गुस्से के मारे इसका चेहरा लाल हो गया था। इसने एक बार फिर खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर फैसल तो जैसे इसके मचलने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तभी फैसल की नज़र इसके लिपस्टिक से लबरेज होठों पर ठहरी सी गई थी। इसने अपना हक थोड़ा सा इस्तेमाल किया और बेसाख्ता हेबा के लबों पर झुक गया। हेबा की आंखें में हैरानगी के साथ साथ गुस्सा भी था। अपनी तशनगी मिटाते ही जैसे ही फैसल ने इसके लब इजाद किए, हेबा ने अपने आप को फैसल की कैद से झटके से छोड़वाया और एक जन्नाटेदार थप्पड़ फैसल के गाल पे दे मारा।
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? समझते क्या हैं आप अपने आप को? हेबा की इस हरकत पे फैसल साकिन नज़रों से हेबा को देखने लगा। इसके गाल पे वाज़े तौर पर हेबा की उंगलियों के निशान थे। फैसल ने एक गलत निगाह भी इस पर ना डाली और कमरे से निकल गया। फैसल के कमरे से निकलते ही हेबा ने कमरे की एक एक चीज़ तोड़ दी। एक हफ्ता बाद। फैसल बेटा, तुमने जिक्र नहीं किया मलेशिया वाली जॉब का। निम्रा ने इसके हाथ पे चाय का कप देते हुए कहा। बस खाला जानी, जॉब की ऑफ़र तो बहुत पहले से मिली हुई थी, बस अब जाके मैंने कबूल कर ली थी। फैसल ने काफ़ी संजीदगी से ये बात कही। बेटा मगर आपा, अभी मामा मेरे साथ ही जा रही हैं, अगर इनका दिल नहीं लगा वहाँ तो मैं इन्हें वापस भेज दूँगा। तुम्हारा कब आना होगा फिर? देखें, अभी तो 3 साल लग जाएंगे। फैसल ने एक गलत नज़र भी अपने सामने बैठी हिबा पर नहीं डाली। इस दिन के बाद हिबा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत शर्मिंदा थी, मगर अब इसकी शर्मिंदगी फैसल के किसी काम की ही नहीं थी। इसने बस अब खामोशी इख्तियार कर ली थी। जिस जॉब को वो न जाने कितनी बार ठुकरा चुका था, सिर्फ हिबा को सज़ा देने के लिए इसने इस जॉब की हामी भर ली थी। फैसल सबसे मिला सिवाय हिबा के और 3 सालों के लिए मलेशिया चला गया। हिबा को एक सज़ा देकर इसे इसकी ग़रबत बुरी लगी थी कि तो अब वो इसे तोहफे में अपने से दूरी देगा। फैसल ने जाते ही हिबा के कमरे में आके बेतहाशा रोई थी। फैसल के जाते ही हिबा अपने कमरे में आके बेतहाशा रोई। इसे फैसल का इग्नोर करना खाली कर गया। इसने लाख कोशिश की जाने से पहले खाली एक बार फैसल से मिलके अपने रवैये की माफ़ी मांगे, मगर फैसल जाते वक्त इससे ख़ुद को देखने का भी हक़ छीन लिया। अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग इसने किसी को भी नहीं बताई। आखिरी मैसेज इसने हिबा के नंबर पर छोड़ा था। दोस्ती प्यार का दूसरा नाम है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, इसीलिए अपनी मोहब्बत के रूप में मैंने तुम्हें चुना, बस यही समझ के तुम्हें भी मेरा साथ कबूल होगा, मगर फहमियाँ दूर कर दी। अब कभी लौट के नहीं आऊँगा मैं, तुम जब चाहो अपने रास्ते मुझसे अलग। कभी लौट के नहीं आऊँगा मैं, तुम जब चाहो अपने रास्ते मुझसे अलग कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़। मैसेज पढ़ते ही हिबा ने फ़ौरन फैसल को कॉल मिलाई, मगर इसका नंबर बंद था। हिबा पागलों की तरह फूट फूट के रोने लगी, मगर अब इसकी ज़िंदगी में सिर्फ पछतावा था। पता नहीं वो कभी फैसल को देख पाएगी भी या नहीं। इसका फ़ैसला तो वक्त करने वाला था। उफ हानिया, कितना रोगी, जलील ने अब की बार इसे सीने से लगाते हुए कहा। 3 साल के कैसे गुजारूंगी मैं? हानिया ने इसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा। जानी, तुम्हें पता है ना, मेरा ख्वाब है ना खुद का होटल खोलने का, जभी तो जा रहा हूँ लंदन होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने। अब तुम ऐसे रोगी तो मैं कैसे जाऊँगा? अगर वहाँ तुम्हें कोई और पसंद आ गई तो? हानिया तो इसे ऐसे साइड में रख लूँगा हल्का फुल्का सेक्स करने के लिए, जलील ने कह के हानिया को आंख मारी। पहले तो हानिया की समझ में नहीं आया कि जलील ने क्या बोला, मगर फिर समझ में आते ही वो नाराज़ होकर जलील की बाहों से निकलने लगी। तब अचानक जलील ने इसका चेहरा थाम के बहुत संजीदगी से कहा, मोहब्बत में शराकत करना गुनाह है मेरी जान, और मैं अपनी हानिया से बहुत 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 मोहब्बत करता हूँ। मैं जैसे गुजारूंगा ये 3 साल, ये बस मेरा अल्लाह और मैं जानते हैं। इतना कहकर जलील ने धीरे से हानिया को बेड पर लिटाया और इसके लबों पर झुक गया। बेखुदी में जलील ने इसकी शर्ट कंधों से नीचे की और इसके सीने पर अपने लब रख दिए। जलील के इस अमल से हानिया ने मजबूती से बेडशीट को थामा था। जलील की जसारतें और इसकी गुस्ताखियाँ हानिया के पूरे जिस्म पर अपनी मनमानियाँ पे उतर आई थी। हानिया का चेहरा शर्म से लाल अंगारा हो रहा था। जलील ने इसके गर्दन जा बजा अपने लब रखे, दोबारा इसके होठों पर झुका। एक बार फिर जब वो हानिया के दिल के मुकाम पर अपने लब रखने लगा, हानिया ने फ़ौरन इसे ऐसा करने से रोका। आंखें में खुमारी लिए जलील ने हानिया को देखा। इसकी लौ देती आंखें हानिया को निकाय झुकाने पर मजबूर कर गईं। हानिया ने बहुत धीरे से कहा, जलील प्लीज़, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। जलील ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली, फिर इसके माथे पर अपने लब रखते हुए खड़ा हो गया। तो हानिया ने भी सुख का सांस लिया। इधर देखो यमुना,
यमुना जो निगाहें नीची करके खलील की पैकिंग कर रही थी, खलील की आवाज़ पर वो धीरे धीरे खलील के पास गई। जब खलील ने इसे अपनी थाई पे बिठाया कि इसे कमर से थामा और अपना सर यमुना के सीने पर रख दिया। खलील के इस अमल से यमुना की आंखें भीगने लगी। खलील ने धीरे से कहा, मोहब्बत से मेरा सफ़र अब इश्क के रास्ते पर चल निकला है। यमुना, मुझे नहीं पता मैं ये 3 साल तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। इतना कहकर खलील ने निगाहें उठा के देखा तो यमुना ये देख के हैरान रह गई कि इसकी आंखों में भी नमकीन पानी था। यमुना ने बेखुदी में झुक के इसके दोनों आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे। यमुना के इस अमल खलील के चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट ने अहाता किया। इसने यमुना का चेहरा बहुत प्यार से थामा और इसके माथे पर अपने लब रखे, फिर बहुत प्यार से इसके होंठों पर झुक गया। आज यमुना को ऐसा लगा जैसे इसकी चूमने में शिद्दत थी, जुनून था, बेबसी थी। थोड़ी देर बाद वो यमुना से अलग हुआ और इसे खड़ा करके अपने सीने में भींच के कहा, अपना ध्यान रखना मेरी जान, बहुत ज़्यादा खुश रहना, वक्त पे खाना पीना करना। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूरा चौधरी विला मौजूद था। सभी जलील और खलील को सी ऑफ करने आए थे। फ़िलहाल शहजाद भी इनके साथ जा रहा था कि वो वहाँ के सारे इंतज़ाम अपनी आंखों से देख ले। फ़्लाइट अनाउंसमेंट होते ही जलील, खलील और शहजाद तीनों ने इन सब से अलविदा कहा और चले गए। एयरपोर्ट से निकलते हुए यमुना की किसी से ज़बरदस्त टकराव हुआ जो शायद जल्दी में था। एयरपोर्ट से बाहर निकलने में जब ही वो यमुना को देख नहीं पाया। ओह, आई एम सॉरी, अनजान शख्स ने फ़ौरन एक्सक्यूज़ किया, मगर दूसरी तरफ यमुना ने इसके चेहरे पर एक गहरी निगाह डाली और चले गई। 3 सालों बाद एक काम तुम लोगों से ढंग से नहीं होता। अब बिना प्रेजेंटेशन के मैं मीटिंग कैसे अटेंड करूं? रोहान की दहाड़ पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। सारे एम्प्लॉयज़ डरे सहमे खड़े थे। रोहान के मैनेजर के पीछे पसीने छूटते हुए थे। पिछले आधे घंटे से वो फाइल ढूंढ रहा था जो इसे मिलके ही नहीं दे रही थी। ये असगर कहाँ है? रोहान की तोपों का रुख अब असगर की तरफ था। सर, वो अपने कैबिन में बात कर रहे हैं। रोहान गुस्से में असगर के कैबिन की तरफ बढ़ा। अरे यार हना मेरी जान, बस तो 2 घंटे सब्र कर जाओ, ये मीटिंग हो जाए, फिर कोई ना कोई बहाना करके मैं भाई से ऑफिस से ऑफ ले लूँगा, फिर करता हूँ ना तुम्हें पिक, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। अजहर की बातों से रोहान को तप चढ़ गई थी, मगर असल इसका गुस्सा 7वें आसमान पे तब पहुंचा जब इसने वो फाइल जैसे वो पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा था अजहर की टेबल की जीनत बनी हुई थी। रोहान ने पास रखा पानी का ग्लास उठाया और सीधा असगर पर उलट दिया। असगर जो हिना से रोमांटिक बातों में मसरूफ़ था, अपने ऊपर पानी गिरता देख के एकदम हड़बड़ा के उठा, मगर सामने रोहान का गुस्सीला चेहरा देख के इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। इसने धीरे से कहा, जान भाई। रोहान ने आगे बढ़ के असगर से मोबाइल लिया तो इस पे अभी कॉल लगी हुई थी। रोहान ने मोबाइल अपने कान से लगाया जब आगे से हिना बोल रही थी, बोलो ना जानू, तुम मुझे मिस कर रहे हो ना? तुम्हारे जानू की जान तो आज मैं अच्छे से निकालूंगा और तुम्हारा भी आके अच्छे से क्लास लेता हूँ। हिना जो आगे से असगर की प्यार भरे जुमले का वेट कर रही थी, रोहान की आवाज़ सुनते ही इसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। इसने फ़ौरन मोबाइल बंद किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उफ, अब असगर का क्या होगा? तुम यहाँ मज़े से गप्पे लगा रहे हो। ये फाइल अपने बॉस पास रख के जानते भी हो आधे घंटे से मैं मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और मैं पूरा ऑफिस पागलों की तरह ये फाइल ढूंढ रहा था, जैसे मजनू असगर अपनी टेबल की जीनत बना के बैठे हैं। भाई मैं तो आ ही रहा था, वो बस एकदम हिना की कॉल आ गई। अच्छा, 2 घंटे बाद अचानक ही तुमने लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम भी बना लिया? रोहान ने दांत पीसते हुए कहा। अब ये मीटिंग तुम अटेंड करोगे, आधा घंटा है तुम्हारे पास, कैसे करोगे मुझे नहीं पता। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हाथ से निकला तो लॉन्ग ड्राइव तो बहुत दूर की बात है।
शक्ल भी देखने से तरस जाओगे अपनी हिना की। इतना कहकर रोहान असगर के कैबिन से बाहर निकलता, तब कुर्सी पर गिरते हुए असगर ने बड़बड़ाते हुए कहा, अल्लाह पूछे आपसे जिब्रान भाई, मुझे इस जल्लाद के पास अकेला छोड़ गए। खान ग्रुप ऑफ कंपनी का आज इस्लामाबाद में एक नाम था। गाने की शादी के चंद महीनों बाद जब अख्तर साहब और वजाहत साहब की किसी काम के सिलसिले में बाय रोड लाहौर गए थे, तब वापसी में इनका एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों मौके पर ही जान बहक हो गए। बिजनेस और घर की जिम्मेदारी रोहान पे आ गई थी। इन 3 सालों में रोहान बिल्कुल बदल गया था। कसरती जिस्म, लंबे बाल जो इसकी गर्दन से नीचे आते थे, जिन्हें वो पोनी में कैद करके रखता था, गहरी बियर्ड जो घनी मूंछों से मिलती थी, इसके चेहरे पर अब चट्टानों सी सख्ती थी। वक्त से पहले वक्त ने इसे बड़ा बना दिया था। घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों में इसने अपना आप भुला दिया। अपनी उम्र से अब वो कहीं बड़ा लगता था। अख्तर साहब के पुराने एम्प्लॉयज़ ने बिज़नेस समझने में रोहान की काफ़ी मदद की। आज खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक नाम था। रोहान अख्तर जिस चीज़ में भी हाथ डालता वो सोना बन जाती। असगर सुबह भी मैं अपनी यूनी जाता और दोपहर में ऑफिस ज्वाइन करता। ये इंस्ट्रक्शन भी रोहान के थे। असगर की पसंदीदगी को देखते हुए शुमाइला बेगम ने हिना से इसकी मंगनी कर दी थी और शादी इन दोनों की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद तय पाई। रोहान से जब शुमाइला बेगम शादी का पूछा तो इसने सहूलत से इनकार कर दिया। दोबारा शुमाइला बेगम ने ज़िद करना मुनासिब नहीं समझा, मगर अक्सर रातों को सिगरेट नोशी करते हुए रोहान अख्तर अपनी मोहब्बत का दीदार ज़रूर करता और अल्लाह ताला से इसकी हमेशा एक ही दुआ होती कि एक बार वो इसे मिल जाए। यमुना सूप पिला दिया खलील को। निम्रा बेगम कमरे में आके यमुना से पूछा, जो अभी भी नमाज़ पढ़ के फारिग हुई थी। जी मुमानी बस पिला की ही नमाज़ पढ़ रही थी। निम्रा बेगम अपने लख्ते जिगर के माथे पर झुक के प्यार करने लगी, जो पिछले 2 सालों से कोमा में था। एक हादसे में जिसमें खलील के सर पे चोट लग गई, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों से वो कोमा में था। वो सुन सकता था, महसूस कर सकता था, मगर अपने जिस्म का कोई हिस्सा हिला नहीं सकता था। 2 सालों से वो दवाइयों के ज़ेरे असर था। इसे ग़िज़ा भी इसे सिरिंज से ज़रिए अंदर पहुंचाई जाती थी। निम्रा बेगम के कमरे से जाते ही यमुना खलील के सरहाने आके एक बार फिर इसके माथे से माथा मिला के बिलक पड़ी थी। माफ़ कर दो मुझे खलील, मुझसे गलती हो गई। काश मैं इस रात तुम्हें वहाँ नहीं ले जाती तो आज तुम ऐसे नहीं होते। सब मेरी गलती है। इतनी देर में यमुना का मोबाइल बज उठा। यमुना ने जब स्क्रीन पे नंबर देखा तो गुस्से में कॉल उठा के कहा, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो नोमान? चाहते क्या हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ एक बार मेरी बात मान जाओ। अब तो तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे काबिल नहीं। बकवास बंद करो। अपनी मेरी काबिल कौन है कौन नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, आज फिर बोल रही हूँ। वो सब एक वक्ती कशिश थी। मैं खलील की बीवी हूँ, सुन रहे हो तुम? वो मुझे हर हाल में कबूल है। इतना कह के यमुना ने खटाक से फ़ोन बंद किया तो दूसरी तरफ किसी का शैतानी कहकहा निकला और इसने धीरे से कहा, सोने की चिड़िया को इतनी आसानी से मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। कब तक आएगा? शहजाद ने बहुत धीमी आवाज़ में जलील से कहा। मज़ीद 1 हफ़्ता लग जाएगा, शायद ये इससे ज़्यादा भी। जलील ने गोद में लेटे वजूद के सर पर उंगलियां चलाते हुए कहा, क्यों इतना टाइम क्यों? कल जुवेरिया की डेथ हो गई शहजाद भाई। ओह, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे, आमीन। शहजाद ने लंबी सांस भर के कहा, कल इसकी तदफीन वग़ैरह की है। अभी जिया के पेपर्स वग़ैरह में टाइम लग जाएगा। अब इसे भी तो लेके आऊँगा। हाँ ये तो है। शहजाद बोल के चुप हुआ जब दोबारा जलील ने कहा, वो कैसी है? खुद ही आके देख लेना, क्योंकि इसने मुझसे भी दूरी अख्तियार की हुई है। शहजाद के कहने पर जलील के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आई। खलील की तबीयत में कोई सुधार? नहीं जलील, ऐसा लगता है हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है।
सब कुछ तहस नहस हो गया है, सब कुछ जैसे रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। मैं थक गया हूँ सब कुछ संभालते संभालते। आजा जल्दी यार। शहजाद की बेबसी जलील ने इसके लहजे में महसूस की। हाँ शहजाद भाई, बस मेरा अभी यहाँ दम घुटता है। अब जलील ने यह कह के कॉल कट कर दी थी और गोद में लेटे वजूद को कैरी कोट में लिटाया। साल पहले मुस्तफ़ा साहब जाते जाते चौधरी विला की खुशियाँ भी साथ ले गए। इनके इंतकाल पे एक टिकट मिलने पे खलील ही इसका, मगर फिर इसके साथ ऐसा हादसा पेश आया। इनके इंतकाल पे एक टिकट मिलने पर खलील ही आ सका, मगर फिर इसके साथ ऐसा हादसा पेश आया कि वो वापस ना जा सका। तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा साहब के आखिरी वक्त में कुलसुम बेगम भी शहजाद के कहने पर चौधरी विला आ चुकी, मगर अब इनका जावेद साहब से ताल्लुक़ ना होने के बराबर था। वो यहाँ आई थी सिर्फ शहजाद के लिए। शाहिदा बेगम के रवैये में बहुत मामूली सा सुधार आया था, वो भी अपनी माँ की बिगड़ी हालत देख के। फहद और वानिया का एक प्यारा सा बेटा था जो 2.5 साल का था। थोड़ी बहुत रौनक जो अब चौधरी विला में लगती थी वो सिर्फ आहत की वजह से थी। हेबा ने फैसल को कॉल मिलाई अपने नंबर से, मगर हर बार की तरह इसकी कॉल काट दी गई। वो फैसल के साथ निकाह वाले दिन क्या कर चुकी थी ये बात सिर्फ हानिया को पता थी, मगर हानिया के पास चाह के भी वो लफ्ज़ नहीं थे जिनसे वो हेबा को बोल सके कि सब ठीक हो जाएगा। आज फैसल की सालगिरह थी। हर बार की तरह हेबा ने कल रात ढेर सारे मैसेजेस किए, बर्थडे विशेस किए। पिछले 3 सालों से ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इसने अपने किए की माफ़ी फैसल से ना मांगी हो, मगर फैसल ने जैसे चुप साध ली थी। चौधरी विला में वो कभी कभी सबसे बात कर लेता था, हानिया से भी इसकी बातचीत हो जाती थी, मगर एक हेबा ही थी जिसकी कॉल इसने ना तो कभी रिसीव की ना इसके किसी मैसेज का रिप्लाई दिया। क्या हुआ नहीं उठाई कॉल? हानिया ने पास बैठी हेबा से पूछा, जिसके आंसू टप टप मोबाइल स्क्रीन पर गिर रहे थे। मैंने तुम्हें जब भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, कुछ मामलात हमें अल्लाह के बाद वक्त पे छोड़ना पड़ते हैं। हेबा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हानिया ने अफसुर्दगी से हेबा को गले लगाते हुए कहा। तो हेबा बिल्कुल बिलक पड़ी। तो दूसरी तरफ फैसल जो मलेशिया के मैराथन पार्क में बैठा हेबा के मैसेज को देख रहा था, इसकी पिक को बार बार जूम करके देख रहा था। इसकी आंखों से भी आंसू तवातर बह रहे थे। पिछले 3 सालों से वो हेबा के साथ साथ अपने आप को भी ज़्यादा सज़ा दे रहा था। इस परदेश में कई बार दिल ने कहा कि इस दुश्मन जान का दीदार करके इसे माफ़ कर दे, मगर जब भी वो ऐसा करना चाहता, हेबा के मारे हुए थप्पड़ का दर्द इसे अपने गाल के साथ साथ अपने दिल पे भी महसूस होता। यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। हाय, कोई पूछे कि हमसे खता क्या हुई, क्यों जुदा हो गए देखते देखते। आते जाते थे जो सांस से बनके, कभी वो हवा हो गए देखते देखते। जा रहे हो मिसेस जेनिफर, जो पिछले 3 सालों से जलील की पड़ोसन थी, जिन्होंने जिया को संभालने में जलील की काफ़ी मदद की थी, जो जलील के बारे में सब जानती थी। हाँ मिसेस जेनिफर, बस अब दम घुट रहा है यहाँ और वहाँ भी। मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है। जलील ने अपना बैग बंद करते हुए कहा। क्या जिया को इसकी नानी के हवाले कर दोगे? कुछ पता नहीं जेनिफर आंटी, वहाँ जाके सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ही मैं कोई फ़ैसला करूँगा, वरना ये मेरे पास ही रहेगी। जलील ने जिया को गोद में उठा के इसके फूल हुए कालों पर प्यार करते हुए कहा। हानिया कबूल करेगी इसे? इन्होंने एक और सवाल दागा। आप इसकी बात कर रही हैं जेनिफर आंटी? मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे भी अब कबूल करेगी या नहीं। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। जेनिफर आंटी ने इसे दुआ दी और जिया को प्यार करके घर से निकल गई। थोड़ी देर में कैब भी आ गई और जलील जिया को लेके एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जहाज़ ने जैसे ही उड़ान भरी, जलील ने एक दर
दर्द भरी मुस्कुराहट से लंदन की सरजमीन को देखा और फिर जिया को जो इसके सीने से लगी सो रही थी। इसे देखते देखते जलील के सामने 2.5 साल पहले का मंजर चलने लगा। आज मुस्तफ़ा साहब के इंतकाल को 5 महीने हो गए थे। जलील को बेहद अफसोस था अपने दादा की मैयत में ना जाने का, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। साइकोन क्लब से जलील अपने दोस्तों के साथ निकल रहा था जब इसके नंबर पर हानिया की कॉल आने लगी। जलील ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कॉल रिसीव की जब आगे से हानिया ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम जान जलील, क्या बात है, आज आप बड़े खुश हैं? हानिया ने मुस्कुरा के कहा जब जलील ने आगे से मुस्कुरा के जवाब दिया। आपसे बातें, आपका ख्याल ही मेरे लबों पर मुस्कुराहट ले आता है। उफ, लंदन जाके तो जलील नवीश शायर हो गए, बस आपकी मोहब्बत का खुमार है। जलील ने भी हिसाब बराबर करते हुए कहा। अच्छा, 20 दिन बाद आपकी बर्थडे है ना? हाँ, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मेरे साथ मनाओगी। जलील ने अफसुर्दगी से कहा। अच्छा सोचे, सब अच्छा होगा। हानिया ने कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इधर उधर की बातें करके जलील ने कॉल कट की और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जब इसे कुछ लोगों का हुजूम नजर आया। जलील जैसे ही हुजूम को हटाता हुआ आगे बढ़ा तो सामने जो नफूस इसे ज़मीन पर आड़ा तिरछा नजर आया। इसे देखते ही जलील ने हैरान कुन नज़रों से इसे देखा और धीरे से कहा, जुवेरिया। जलील तेज़ी से इस तक आया। इसे जैसे ही हटाया तो इसे बहुत तेज़ बुखार था। जैसे तैसे करके जलील ने इसे गोद में उठाया और अपने गाड़ी में डाल के अस्पताल के लिए निकला। रिसेप्शन पे मौजूद लड़की ने जवेरिया से इसका रिश्ता पूछा। तब जलील ने मजबूरी के तहत इसे अपनी वाइफ बताया। तकरीबन आधे घंटे बाद एक लेडी डॉक्टर जवेरिया को चेकअप करके बाहर आई। इसने जो बात जलील से कही वो बात जलील को झटके देने के लिए काफ़ी थी। सर, योर वाइफ 5 months प्रेग्नेंट, प्लीज़ टेक केयर हरसेल्फ। जलील ने जबरन मुस्कुराहट के डॉक्टर से कहा। यस डॉक्टर, कैन आई मीट हर? यस श्योर। डॉक्टर की इजाज़त मिलते ही जलील कमरे के अंदर गया तो जुवेरिया को कमरे की छत को घुटता पाया। कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस करके जैसे ही जुवेरिया ने सामने देखा, जलील को अपने सामने देख के जुवेरिया ने शिद्दत से दुआ की कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। जुवेरिया गर्दन मोड़ के बेतहाशा रोने लगी। जलील ने भी इससे कोई सवाल नहीं किया और इसे रोने दिया। जब वो रो के चुप हुई तो जलील ने कहा, अब कैसा फील कर रही हो? बेहतर। प्रेग्नेंट हो तुम? जलील ने बहुत तंजिया ये बात कही। जानती हूँ। कौन है इस बच्चे का बाप? जलील के पूछने पर जुवेरिया एक बार फिर रोने लगी और फिर इसने जलील को बताया। इस स्कॉलरशिप पे बिजनेस कोर्स करने लंदन आई थी। यहाँ आके मुलाकात जेरी से हुई। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें फ्रेंडशिप से आगे बढ़ गई थी। मुझे नहीं पता था वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन इसने मुझसे प्यार के नाम पे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की, शादी का भी कहा, मगर इसने मुझे हर बार धोखा दिया। हॉस्टल की वार्डन को मेरी हालत का पता चला तो इसने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया। मेरे दिन रातें सड़कों पे गुजरने लगी। अपनी आप बीती जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो इन्होंने मुझसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। आज सुबह से भूखी थी तो अचानक बेहोश हो गई और फिर तुमने मुझे देख लिया। तुम्हें और हानिया को बर्बाद करने चली थी मैं। देखो आज खुद बर्बाद हो गई। इतना बोल के हानिया रोने लगी। जलील फ़िलहाल इसे अपने घर ले आया और एक लेडी मेड का भी इंतज़ाम किया जो जुवेरिया की देखभाल कर सके। 10 दिन सुकून से गुजरे थे जलील और जुवेरिया के। जलील इसकी ज़रूरत की हर चीज़ का ख्याल रखता और ज़रूरत के तहत ही बात करता। 2 हफ्ते बाद अचानक जलील के घर में पुलिस आई। जी ऑफिसर, जलील ने गेट खोल के कहा। सर, हमारी कस्टडी में एक लड़का है जो ड्रग्स केस में पकड़ा गया है। नाम जेरी है इसका। हमें पता चला है इसकी एक साथी जिनका नाम जुवेरिया है वो आपके साथ है। ऑफिसर की बात सुन के जलील 2 मिनट के लिए खामोश रहा और फिर कहा, आपके पास कोई तस्वीर वगैरह है इस लड़की की? जलील की बात सुन के ऑफिसर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। जलील को थोड़ा सहारा हुआ।
देखें ऑफिसर, जुवेरिया नाम की जो लड़की मेरे साथ है वो मेरी वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आपको ऐसे किसी के घर पूछ-कुछ के लिए करने के से पहले खुद सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी। जलील की बात से ऑफिसर काफ़ी शर्मिंदा हुआ और जलील से माजरत करके वहाँ से चला गया। जलील गेट आधा खुला छोड़ के अंदर चला गया है। ये देखे बिना के सामने कोई दो नफूस साकिन नज़रों से न सिर्फ जलील की बातें सुन चुके थे बल्कि इनके कदम इसके घर की तरफ भी बढ़ रहे थे। जलील जैसे ही अंदर आया तो जुवेरिया को खौफ ज़दा पाया। परेशान मत हो, मैंने इन्हें टाल दिया है, वो यहाँ नहीं आएंगे। जलील ने जुवेरिया को तसल्ली दी। इससे पहले जुवेरिया अपना सर थाम के सोफे का सहारा लेती, जलील ने तेज़ी से आगे बढ़ के इसे संभाल लिया। तुम ठीक हो? जलील के पूछने पर जुवेरिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपना सर थाम के वहीं सोफे की पुष्ट से टेक लगा ली। जलील इसके ऊपर कंफर्टर डाल के जैसे ही पलटा तो अपने सामने हानिया और शहजाद को देख के इसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हानिया के तो आंसू गिर रहे थे हानिया के तो तवातर आंसू गिर रहे थे जबकि शहजाद के चेहरे पे अफसोस था। जलील को देख के हानिया में 1 मिनट समझाता हूँ, रुको। हानिया जैसे ही मुड़ के जाने लगी, जलील ने इसका हाथ पकड़ के इसे रोका। हानिया ने अपना हाथ तेज़ी से छुड़वा के जलील के सीने पर खींच के वो मुक्के मारे जो वो इसके लिए लाई और रोते रोते तंजिया कहा। खींच के वो बुके मारा जो वो इसके लिए लाई थी और रोते रोते तंजिया कहा, सालगिरह मुबारक हो। सोचा था यहाँ आके आपको सरप्राइज़ दूंगी, मगर माशाअल्लाह आपने तो मुझे सरप्राइज़ के तौर पे ऐसे झटके दिए जो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। हानिया, तुम गलत समझ रही हो, मैं समझाता हूँ। इससे पहले जुवेरिया कुछ बोलती, हानिया गुस्से में इसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही रुक के इसके मुंह पे थप्पड़ मारने लगी, जलील ने दरमियान में आके फ़ौरन इसका हाथ थाम लिया। हानिया ने बेयकीनी नज़रों से पहले अपने रुके हाथ को देखा और फिर जलील को, जिसकी नज़रें हानिया पर गड़ी थी। शहजाद ये सारा तमाशा चुपचाप देख रहा था। वो खुद समझने की कोशिश कर रहा था कि जैसा दिख रहा है सच वैसा ही है। हानिया ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और तेज़ी से घर से निकल गई। शहजाद भी इसके पीछे भागा। तुम्हें इसे सच बताना चाहिए था जलील, वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो रही है। तुम आराम करो जुवेरिया, मेरा मामला है, मैं खुद संभाल लूँगा। अगले दिन ही शहजाद ने कॉल करके जलील को बताया कि वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। जलील ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोश रहा। दिन हफ्तों में और महीनों में बदल गए। जलील ने शहजाद को सारी सच्चाई बता दी। जलील ने बहुत बार हानिया से बात करने की कोशिश की, मगर हानिया ने एक बार भी इससे बात नहीं की। जलील भी फिर खामोश हो गया था। वक्त गुजरता रहा और जुवेरिया ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद जुवेरिया हद से ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई थी। जलील हर तरह से इसका ख्याल रख रहा था, मगर वो संभालने में नहीं आ रही थी। इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। चेकअप करवाने के पे मालूम हुआ कि जुवेरिया को एड्स है। डॉक्टर ने सख्ती से जिया को जुवेरिया से दूर रखने को कहा। जुवेरिया बस दूर से ही अपनी बेटी को देख के मचलती रहती, इसे हाथ लगाने को तरसती रहती। फिर कुछ महीनों बाद ही जुवेरिया की डेथ हो गई। जुवेरिया ने जलील से कहा कि वो पाकिस्तान जाके जिया को इसकी मायके के हवाले कर देगी। इसने जलील से मरते वक्त बहुत माफ़ी मांगी। जुवेरिया ने शहजाद की बहुत मिन्नतें की कि एक बार इसकी हानिया से बात करवा दे। शहजाद ने हानिया को जलील की कसम दे के जुवेरिया से बात करने को कहा। जाते जाते जुवेरिया अपना और जलील का सच हानिया को बता गई थी, मगर फिर भी हानिया खामोश थी। एकदम जिया के रोने पर जलील की यादों का तसलसल टूटा। इसने अपनी आंखों के नम गोशे साफ किए और जिया को फीडर दी।